हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 6 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन है क्या, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। What is transcription exactly? तो ट्रांसक्रिप्शन दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है, उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहां पे देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, इसे आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहेंगे। दिस इज डीएनए और इस डीएनए से ये आरएनए बन रहा है, दैट यू कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनने के जो प्रोसेस है उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो ट्रांसक्रिप्शन दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, single stranded RNA from double stranded DNA. So the process of formation of single stranded RNA from double stranded DNA. double stranded DNA. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो बनता है, इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहेंगे। अब यहां पे एग्जैक्टली होता क्या है, एक मैं यहां पे डिफरेंस बता रहा हूं आपको। यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में डीएनए के दो स्ट्रैंड है, लेकिन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करता है। इज दैट क्लियर? इसलिए यहां पे एक ही आरएनए, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। लिसन केयरफुली। तो इन दिस केस, जैसा कि मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और दोनों ही पेरेंटल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे एक पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं। अगर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये भी डीएनए रेप्लिकेशन की तरह प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो करता है। जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, उसके साथ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके बाइंड हो जाता है। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड आके उसके साथ बाइंड कर रहा है, यानी कि उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। सेम यहां पे भी डीएनए का एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओनली वन टेम्पलेट स्ट्रैंड विल बी यूज्ड, और वहां पे एक नया कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा उस टेम्पलेट के लिए। इज दैट क्लियर? तो ये प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को भी फॉलो करता है लाइक डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहां पे ये पॉइंट समझना जरूरी है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन दिस केस only single डीएनए स्ट्रैंड, दोनों में से एक स्ट्रैंड, only single डीएनए स्ट्रैंड work as template during transcription process। during transcription process, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के टाइम पे दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम नहीं करते, जबकि रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करते हैं। तो यहां पे एक ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करता है, इसलिए यहां पे एक डीएनए से एक आरएनए बनता है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि यहां पे एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करता है। इज दैट क्लियर? इसलिए यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद ये भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी रेप्लिकेशन की तरह, रेप्लिकेशन तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करता ही है, ट्रांसक्रिप्शन भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करता है। सो दिस प्रोसेस आल्सो, ट्रांसक्रिप्शन आल्सो फॉलो दी, किसको फॉलो करता है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है, ध्यान दो प्लीज। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यह है कि यहां पे
टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो आरएनए को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि डीएनए में भी टेम्पलेट स्ट्रैंड, दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पे डीएनए का एक स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम कर रहा है, तो जहां पे डीएनए का स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करे आरएनए सिंथेसिस के लिए या डीएनए सिंथेसिस के लिए, वो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करता है। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? व्हाट इफ अगर यहाँ पे दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, तो क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो देखिए ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। तो यहां पे इफ both the DNA strand, अगर दोनों ही DNA strands work as template during transcription, अगर यहां पे दोनों ही स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल होगा एज ए टेम्पलेट यूज होते हैं, तो कंडीशन क्या डेवलप होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे इन दिस केस टू कंडीशंस विल बी डेवलप। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करते हैं, if both the strand of the DNA work as template, then what will happen? तो यहां पे कंडीशंस कौन कौन सी डेवलप हो जाएगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां पे जो मेजर कंडीशंस हैं, कौन कौन सी मेजर कंडीशंस डेवलप हो जाएगी। नंबर 1, इन दिस केस अगर दोनों ही डीएनए के स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट वर्क करते हैं, तो यहां पे दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड से दो डिफरेंट आरएनए बन सकते हैं, दो डिफरेंट आरएनए की सीक्वेंसिंग डेवलप हो सकती है, और उसी हिसाब से दो डिफरेंट आरएनए दो डिफरेंट प्रोटीन बनाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक पर्टिकुलर जीन, एक पर्टिकुलर डीएनए एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि एक पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एक ही प्रोटीन को बनाएगा। अगर यहां पे दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल होंगे तो दो डिफरेंट आरएनए बनेंगे और दो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे। पहली कंडीशन तो ये डेवलप हो सकती है, इट कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट, क्योंकि दो डिफरेंट टेम्पलेट तो दो डिफरेंट आरएनए विल प्रोड्यूस, it can produce two different RNA and that result to code two different proteins। तो जिसकी वजह से दो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, टू डिफरेंट प्रोटीन्स। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। Is that clear to all of you? तो ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या डेवलप हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये डेवलप हो सकती है कि वहां पे दो डिफरेंट आरएनए ना बनके एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। अगर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही पॉसिबल है। लिसन केयरफुली, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन नेवर एक्सप्रेस इनटू द प्रोटीन, कैन नेवर परफॉर्म द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो यहां पे इसकी वजह से क्या होगा, देन ट्रांसलेशन विल स्टॉप। तो ट्रांसलेशन जो होगा वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ, तो डीएनए एक्सप्रेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से, दैट यू कॉल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और यहां पे डीएनए के डबल स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट काम करता है, इसलिए डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को बनाने का काम करता है। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन की तरह कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इज दैट क्लियर? व्हाट इफ अगर यहां पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो दो डिफरेंट आरएनए बन सकते हैं, जिसकी वजह से दो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, जो कि प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो ये कंडीशन नहीं होती है।
और दूसरी कंडीशन ये भी डेवलप हो सकती है कि वहां पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगी, तो प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन डेफिनेशन। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैं बात करता हूं कि यहां पे ट्रांसक्रिप्शंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सो लिसन केयरफुली। तो नेक्स्ट इज transcription unit. So the next I am going to discuss about transcription unit. Please listen carefully. तो अगला टॉपिक है बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करता हूं मैं। अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एग्जैक्टली, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। लिसन केयरफुली। ये थोड़ा विजिबल नहीं है, देखिए प्लीज। तो मैं यहां पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहा हूं। तो जो मेजर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें नंबर 1 आती है सबसे पहले प्रोमोटर, नंबर 2 टर्मिनेटर एंड नंबर 3 स्ट्रक्चरल जीन। ये मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बता रहा हूं। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन, ये तीनों होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो कि ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। ध्यान दीजिए प्लीज। ये सपोज दैट यहां पे एक डीएनए है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। सपोज दैट दिस इज 3 to 5 डायरेक्शन और ये 5 to 3 डायरेक्शन। इस पे यहां पे एरो लगाइए आप, ठीक है। तो दिस इज 3 to 5 डायरेक्शन एंड दिस इज 5 to 3 डायरेक्शन। डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक 3 to 5 और दूसरा 5 to 3। अब मैं यहां पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। यहां पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसे आप कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको आप क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक चीज और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, लिसन केयरफुली। टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है 3 to 5 वाला जो एंड है, ये क्या है बेटा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो नीचे वाला है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। तो यूनिट बताने से पहले मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड आपको क्लियर कर दूं। व्हाट इज एग्जैक्टली टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखिए बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है। क्या बनता है? जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है वो पॉलीमराइज ओवर द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करता है। तो इन दिस केस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमराइज ओवर टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमराइज ओवर टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉलीमराइज करता है। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है दिस इज 3 to 5। 3 to 5 को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ये जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करता है किसको? आरएनए की फॉर्मेशन के लिए। इज दैट क्लियर? तो आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो डेवलप होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। तो आरएनए पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस ओवर द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इज दैट क्लियर? ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को आप एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं।
दिस इज ऑल्सो भी नोन एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंटीसेंस स्ट्रैंड का मतलब यह है कि इसकी जो सीक्वेंसिंग होती है वो आरएनए की जो सीक्वेंसिंग है उससे अपोजिट होती है, उससे डिफरेंट होती है, उसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। आरएनए में जो सीक्वेंस बनेगी, जो आरएनए बनेगा उससे अपोजिट होता है एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं इसको। इज दैट क्लियर? इसकी सीक्वेंसिंग सेम नहीं होती जैसे कि आरएनए में होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसलिए इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो आरएनए की सीक्वेंसिंग से बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि आरएनए इसके ऊपर बन रहा है, इसके ऊपर पॉलीमराइजेशन हो रही है। सपोज दैट, फॉर एग्जांपल, एक मैं इसका एग्जांपल लेके बता देता हूं। सपोज दैट यहां पे टेम्पलेट की सीक्वेंसिंग हो गई ATCGCCGCTT। सपोज दैट ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 to 5 एंड, ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके ऊपर आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो आरएनए इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। सपोज दैट इसके ऊपर आरएनए बनता है तो आरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल होगा आरएनए में, ध्यान रखिएगा। थाइमिन का एडेनिन, साइटोसिन का ग्वाइनिन, ग्वाइनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वाइनिन, साइटोसिन का ग्वाइनिन, ग्वाइनिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वाइनिन, और थाइमिन का एडेनिन, थाइमिन का एडेनिन। तो यहां पे ये आपका 5 to 3 कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ये आरएनए हुआ। तो देखो ये आरएनए की जो सीक्वेंस है वो टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि यहां पे आरएनए की जो सीक्वेंस है वो टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की सीक्वेंसिंग है वो आरएनए की सीक्वेंसिंग के साथ मैच नहीं करता है। तो अगर टेम्पलेट की सीक्वेंस आरएनए की सीक्वेंसिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है, इट मींस वो नॉनसेंस स्ट्रैंड हो गया या एंटीसेंस स्ट्रैंड हो गया। इज दैट क्लियर? हालांकि वो बात अलग है कि जो आरएनए बना है ये किसके ऊपर बना है? टेम्पलेट के ऊपर ही बना है। इज दैट क्लियर? टेम्पलेट ने इसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड की है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन सीक्वेंसिंग सेम नहीं है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड नॉनसेंस स्ट्रैंड बोल सकते हैं या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद है ये जो नीचे वाला है, ये मैं बता रहा हूं कोडिंग स्ट्रैंड। आई विल कम टू दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आल्सो, लेकिन उससे पहले आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड समझना जरूरी है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद है कोडिंग स्ट्रैंड। तो बेटा जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस होगी, राइट, दैट विल बी सेम एज आरएनए, बस वहां पे थाइमिन की जगह क्या होगा? यूरासिल होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में है, 3 to 5 डायरेक्शन में टेम्पलेट स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। इसकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड सेम एज आरएनए। तो जो सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड है दैट विल बी सेम एज आरएनए। आरएनए की तरह होगी सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड विल बी सेम एज आरएनए। यहां पे इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि सेम एज आरएनए, सपोज दैट ये टेम्पलेट सीक्वेंस थी, इसी से उठा लेते हैं एग्जांपल, ये टेम्पलेट था, ये यहां पे आरएनए बना, तो कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होगी, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड में, तो कोडिंग स्ट्रैंड किसका? डीएनए का, तो इस यूरासिल की जगह क्या आ जाएगा? वहां पे थाइमिन आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। देखो 5 to 3 डायरेक्शन में है ये, तो इस यूरासिल की जगह थाइमिन आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। लिख लो बाकी एज इट इज, TAGCGGCGGCGAA। देखो बेटा ये सीक्वेंस इससे बिल्कुल मैच करती है आरएनए से, बट आरएनए में थाइमिन की जगह, डीएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, सॉरी डीएनए में यूरासिल की जगह थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड पे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोमोटर की। प्रोमोटर एग्जैक्टली व्हाट, प्रोमोटर है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। तो हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहे हैं, तो देखो बेटा प्लीज ध्यान दीजिए। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहले बात करते हैं प्रोमोटर की। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? प्रोमोटर की बात करते हैं। लिसन केयरफुली। तो यहां पे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए किसकी बात कर रहे हैं? प्रोमोटर की बात कर रहे हैं। ध्यान दो, यहां पे ये थोड़ा अच्छे से साफ कर देता हूं।
प्लीज लिसन केयरफुली। हम पहले प्रोमोटर की बात करते हैं। बेटा यहां पे ये जो आप देख रहे हैं दिस इज प्रोमोटर, और यहां पे जो आप ये देख रहे हैं दिस इज टर्मिनेटर। अब ये प्रोमोटर क्या है, टर्मिनेटर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे प्रोमोटर एक सीक्वेंस है डीएनए की, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, एक सीक्वेंस है डीएनए की प्रोमोटर, जहां से आरएनए पॉलीमराइजेशन बिगिन होता है, आरएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है। तो ध्यान रहे, तो प्रोमोटर क्या है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन बिगिन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस सीक्वेंस को आप प्रोमोटर कहते हैं। यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इस सीक्वेंस को आप प्रोमोटर कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्या है प्रोमोटर? एक डीएनए की सीक्वेंस है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और ये जो प्रोमोटर है, ये प्रोमोटर कौन से रीजन की तरफ लाई करता है? अप स्ट्रीम की तरफ लाई करता है। प्रोमोटर से इधर वाले रीजन को डीएनए को के अप स्ट्रीम कहते हैं, और टर्मिनेटर से इधर वाले रीजन को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो ये लाई टुवर्ड्स अप स्ट्रीम, और ये रीजन कौन सा है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसकी तरफ होता है? टर्मिनेटर की तरफ होता है। और अप स्ट्रीम जो है वो, अप स्ट्रीम वो किसकी तरफ होता है? प्रोमोटर की तरफ होता है। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज लाई टुवर्ड्स अप स्ट्रीम। तो ये अप स्ट्रीम की तरफ लाई करता है। डीएनए का प्रोमोटर की साइड वाला रीजन जहां से ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होता है उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, और जहां पे वो खत्म हो जाता है उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और यहां पे दिस इज लाई टुवर्ड अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम की तरफ लाई कर रहा है प्रोमोटर साइड। एक चीज मैं आपको यहां पे और बता दूं, ये जो प्रोमोटर है यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट तो होता है, लेकिन प्रोमोटर में भी एक एग्जैक्ट साइट होती है जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये प्रोमोटर पूरी एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, ठीक है। इस सीक्वेंस ऑफ डीएनए में भी एक एग्जैक्ट साइट होती है जहां से एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिगिन होता है। उस एग्जैक्ट सीक्वेंस को रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। तो ये पॉइंट भी जरूर लिखिएगा, इन प्रोमोटर हैविंग रिकॉग्निशन साइट। प्रोमोटर से ये एक पूरी लंबी सी सीक्वेंस होती है डीएनए की, और उस लंबी सी सीक्वेंस में कहीं से भी डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है उसको आप रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। रिकॉग्निशन साइट मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में भी बताया था, वो अलग रिकॉग्निशन साइट होती है। वो किसके लिए होती है? वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए होती है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल बी स्टार्ट, क्योंकि प्रोमोटर एक लंबी सी सीक्वेंस है, इज दैट क्लियर? लेकिन उस लंबी सी सीक्वेंस में जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उस एग्जैक्ट लोकेशन को आप रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। तो इसमें जो है इट कंसिस्ट ऑफ रिकॉग्निशन साइट, इसमें रिकॉग्निशन साइट होती है, और ये रिकॉग्निशन साइट को मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको व्हेन आई विल कम टू डिस्कस इन डिटेल दिस प्रोसेस। तो ये जो रिकॉग्निशन साइट है दिस इज एक्चुअल साइट फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन बिगिन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ये वो एक्चुअल साइट है जो कि प्रोमोटर में लोकेटेड होती है। समझ आया? तो प्रोमोटर डीएनए की वो सीक्वेंस जहां से ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है? रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये अप स्ट्रीम की तरफ लाई करता है, यानी कि दैट इज 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड और 3 एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड और 3 एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ लाई कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रहे। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेटर की। तो ये है हमारे पास टर्मिनेटर। अगर बात करें टर्मिनेटर की, टर्मिनेटर डीएनए की वो सीक्वेंस है, वो साइट है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रुक जाता है। ध्यान रहे। तो दिस इज द साइट और द सीक्वेंस, दिस इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये डीएनए की सीक्वेंस है वेयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप,
जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है उस साइट को आप टर्मिनेशन कहते हैं, टर्मिनेटर साइट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे प्रोमोटर से टर्मिनेटर के बीच में ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। जैसे ही टर्मिनेटर वाली साइट आ जाएगी, जैसे ही टर्मिनेटर वाली सीक्वेंस आ जाएगी, वैसे ही यहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल बी स्टॉप। तो प्रोमोटर वो सीक्वेंस जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेटर वो सीक्वेंस जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। तो यहां पे टर्मिनेटर में सीक्वेंस ऑफ डीएनए वेयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस विल स्टॉप, दैट यू कॉल टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर साइट जो है वो लोकेटेड टुवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम। किसकी तरफ लोकेटेड कर रहा है बेटा? डाउन स्ट्रीम। तो ये लोकेटेड टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की तरफ लाई करता है। प्रोमोटर अप स्ट्रीम की तरफ लाई करता है, टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम की तरफ लाई करता है। तो ये हो गया आपका प्रोमोटर और टर्मिनेटर। और बाकी इस प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में ये आप जो देख रहे हैं डीएनए की सीक्वेंस, इसे आप कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या कहेंगे बेटा? स्ट्रक्चरल जीन। जो डीएनए की सीक्वेंस है उसको आप स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। ये भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो स्ट्रक्चरल जीन वो जीन जो कि एमआरएनए में एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि यहां पे प्रोमोटर से पहले वाला जो जीन है वो एमआरएनए में एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, टर्मिनेटर के बाद वाला जो जीन है वो एमआरएनए में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर दोनों के बीच वाला जो डीएनए है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर दोनों के बीच वाला जो जीन है वो आरएनए में एक्सप्रेस कर रहा है। तो वो जीन जो कि आरएनए में एक्सप्रेस करता है बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, दैट यू कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। इज दैट क्लियर? अबाउट जीन आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो तीसरी जो यूनिट है वो है स्ट्रक्चरल जीन। तो ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए है। क्या है बेटा? दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस इनटू आरएनए, जो कि आरएनए में एक्सप्रेस हो जाता है। So this is sequence of DNA which express into RNA। तो ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो कि आरएनए में एक्सप्रेस होती है। तो यहां पे मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन समझा दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको कि आप क्या बोलते हो बेटा? जिसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं होते हैं, डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट इस्तेमाल होता है। इज दैट क्लियर? वो भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करता है। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में समझाने से पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है वो प्रोमोटर से होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आता है प्रोमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। तो जो प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, प्रोमोटर एक डीएनए की सीक्वेंस है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, और इस प्रोमोटर में जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है जहां से एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको आप रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट। ये रिकॉग्निशन साइट आई विल डिस्कस व्हेन आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। अभी सिर्फ मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहा हूं। और प्रोमोटर जो है वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की तरफ लाई करता है, नॉट डाउन स्ट्रीम। प्रोमोटर अप स्ट्रीम की तरफ लाई करता है। वही दूसरी जो यूनिट है वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर डाउन स्ट्रीम की तरफ लाई करता है। इज दैट क्लियर? आप ये भी कह सकते हैं टुवर्ड्स 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड एंड टुवर्ड्स 5 एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये भी आप कह सकते हैं। और टर्मिनेटर डीएनए की वो सीक्वेंस है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रुक जाता है। इज दैट क्लियर? उस रीजन को आप टर्मिनेटर कहते हैं। प्रोमोटर से पहले और टर्मिनेटर के बाद आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, आरएनए का पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। जो भी होता है प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में ही होता है। और प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है उसको आप स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ जीन, सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच लोकेटेड बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। तो प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन है ये एक्सप्रेस करता है आरएनए में। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस इनटू द आरएनए एंड लोकेटेड बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं अबाउट जीन। जीन के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए कि जीन एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में बताने से पहले जीन को एक बार और समझना जरूरी है। हालांकि जीन मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट यू कॉल्ड जीन। बट जीन एग्जैक्टली क्या है, जीन को डीएनए की सीक्वेंस में आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये बताना भी बहुत जरूरी है। तो ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिसन केयरफुली।
तो अगला जो है मेरा वो है जीन। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीन। लिसन केयरफुली। देखिए प्लीज। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। जीन इज एग्जैक्टली व्हाट। जीन के बाद में सिस्टोन वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखिए, तो जीन को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको। जीन इज व्हाट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में समझाने से पहले ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जीन क्या है बेटा? दिस जीन दिस इज द जीन इज unit of inheritance, the unit of inheritance that you called gene. Gene is the unit of inheritance. Unit of inheritance को आप gene कहते हैं। What is this? This is the unit of inheritance that you called gene. Is that clear to all of you? तो gene क्या है? वो unit of inheritance है। अब एग्जैक्टली जीन क्या होता है? डीएनए के सीक्वेंस में जीन को डिफाइन करना एक कॉम्प्लिकेटेड काम है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो जीन है, राइट, जनरली एक हाइपोथेसिस होती है, वन जीन वन पेप्टाइड वन प्रोटीन। तो लोगों का मानना यह है कि जीन जो है वो सिर्फ प्रोटीन में ही एक्सप्रेस होता है। नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। ये जो जीन है, यहाँ पे जो डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जिस डीएनए सीक्वेंस से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, राइट, वही प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है। इसके अलावा डीएनए अपने आप को आरएनए में भी एक्सप्रेस करता है। अबाउट टाइप्स ऑफ आरएनए आई विल डिस्कस लेटर, राइट। तो यहां पे जीन जो है अपने आप को आरएनए में भी एक्सप्रेस कर सकता है, एमआरएनए में भी एक्सप्रेस कर सकता है और टीआरएनए में भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। पहले माना जाता था कि जीन जो है एमआरएनए में एक्सप्रेस करता है, फिर एमआरएनए के बाद प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो जीन खाली प्रोटीन में ही एक्सप्रेस नहीं करता है। ऐसा जीन जो कि एमआरएनए में एक्सप्रेस कर रहा है वो प्रोटीन में एक्सप्रेस होता है, लेकिन जीन यहां पे टीआरएनए और आरआरएनए में भी एक्सप्रेस होता है। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, लिसन केयरफुली। तो जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन यानी कि डीएनए की सीक्वेंस है। ये क्या है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये भी मैं आपको लिख देता हूं। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। दिस इज सीक्वेंस ऑफ DNA which can express into mRNA, tRNA, rRNA। मैंने बताया जीन mRNA में भी एक्सप्रेस हो सकता है, tRNA में भी एक्सप्रेस हो सकता है और rRNA में भी एक्सप्रेस हो सकता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो जीन mRNA में एक्सप्रेस होता है वो प्रोटीन में भी एक्सप्रेस होगा। तो जो जीन एमआरएनए में एक्सप्रेस होता है, एमआरएनए को कोड करता है, वो प्रोटीन को भी कोड करेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन जो जीन टीआरएनए में एक्सप्रेस करता है या आरआरएनए में एक्सप्रेस करता है, वो प्रोटीन को कोड नहीं करता है। जीन विच एक्सप्रेस इनटू टीआरएनए या फिर आरआरएनए में एक्सप्रेस करता है, वहां पे प्रोटीन नहीं बनता। प्रोटीन मैंने क्रॉस मार्क लगा दिया, वहां पे नो प्रोटीन। समझ आया? तो जीन जो है वो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि सारे जीन अपने आप को प्रोटीन में ही एक्सप्रेस करें। वो जीन जो एमआरएनए में एक्सप्रेस करता है वही खुद को प्रोटीन में एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन वो जीन जो कि टीआरएनए या आरएनए में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो कभी भी प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा, फिर ध्यान दो प्लीज। तो इन दिस केस ऐसा जीन जो कि एमआरएनए में एक्सप्रेस, ऐसा जीन जो अपने आप को किसी प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, किसी पॉलीपेप्टाइड में एक्सप्रेस करता है, वो एक स्पेशल टाइप का जीन होता है। जीन अपने आप को टीआरएनए में भी एक्सप्रेस कर सकता है, एमआरएनए में भी एक्सप्रेस कर सकता है, आरआरएनए में भी एक्सप्रेस करता है। लेकिन ऐसा जीन जो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड में एक्सप्रेस करता है, जो कि सिर्फ एमआरएनए में एक्सप्रेस करता है, उस जीन को आप कहते हैं सिस्ट्रोन। यहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो लिसन केयरफुली, व्हाट इज सिस्ट्रोन एग्जैक्टली, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखो सिस्ट्रोन,
सिस्ट्रॉन भी जीन ही है, सिस्ट्रॉन भी जीन ही है, लेकिन ये वो जीन है, जीन विच एक्सप्रेस इनटू पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। तो वो जीन जो अपने आप को एमआरएनए, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन में एक्सप्रेस कर रहा है, उसे आप सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो सिस्ट्रॉन इज दैट जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू द एमआरएनए और द प्रोटीन, ठीक है, उसे आप सिस्ट्रॉन कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, ये सिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक एग्जैक्टली है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, तो लिसन केयरफुली, ध्यान दो प्लीज। इसके बाद में आपको स्ट्रक्चरल जीन दो टाइप के हैं हमारे पास, एक है मोनोसिस्ट्रॉनिक और दूसरा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो यहां पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, वो मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। सो प्लीज लिसन केयरफुली। तो यहां पे स्ट्रक्चरल जीन्स, इट मे बी मोनोसिस्ट्रॉनिक और इट मे बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन क्या है, ये आपको मैं बता देता हूं। बेटा मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन जो होता है, ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है, such kind of genes are mainly found in eukaryotic cells. Polycistronic gene found in prokaryotic cell. ध्यान रहे, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन mainly in यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स में होता है। वहीं जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, दिस पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन मेनली इन प्रोकैरियोट्स। तो यहां पे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन मेनली इन यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन मेनली इन प्रोकैरियोट्स। P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड P फॉर प्रोकैरियोट, ये याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को, आप समझते हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स में होता है, तो इसको याद करने का तरीका है P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, P फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन है, अगर मैं यहां पे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन की बात करूं, तो व्हाट इज एग्जैक्टली मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो जीन है, ये एक्सप्रेस इनटू ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन जो है एक्सप्रेस इनटू ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन जो है वो सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। मोनो मतलब सिंगल, तो ऐसा जीन जो कि सिंगल टाइप के प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं और वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। वहीं जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, वो मेनली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड एक्सप्रेस इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन में, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स में अपने आप को एक्सप्रेस करता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। तो इसी के साथ आपका स्ट्रक्चरल जीन वाला जो टॉपिक है, यानी कि जीन क्या है, एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आप इसको कहते हैं। मेंडल ने जीन के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ था, वो फिजिकल आइडेंटिटी को जीन की डिस्कवर नहीं कर पाया था। इज दैट क्लियर? ये तो आपको पता ही है, पढ़ा चुका हूं मैं। तो यहां पे जो जीन है उसको आप बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है। हमारा मानना यह था कि एक जीन से एक प्रोटीन बनता है, बट ये कंपलसरी नहीं है। जीन अपने आप को एमआरएनए में भी एक्सप्रेस करता है, टीआरएनए में भी एक्सप्रेस करता है, आरआरएनए में भी एक्सप्रेस करता है। अबाउट ऑल दीस थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए आई विल डिस्कस लेटर। तो यहां पे जो जीन टीआरएनए या आरआरएनए में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं करता है। यहां पे जो जीन अपने आप को टीआरएनए या आरआरएनए में एक्सप्रेस करता है, वो अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस नहीं करता है। एक जीन वो होता है जो कि अपने आप को एमआरएनए में एक्सप्रेस करता है, एमआरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। यानी कि वो जीन जो कि अपने आप को पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में एक्सप्रेस कराता है, उसे आप सिस्ट्रॉन कहते हैं। तो जीन है ही, सिस्ट्रॉन भी एक टाइप का जीन है।
वो जीन जो कि अपने आप को पॉलीपेप्टाइड में एक्सप्रेस कराता है, अपने आप को प्रोटीन में एक्सप्रेस कराता है, उसको आप सिस्ट्रोन कहते हैं। अब ये जो जीन होते हैं ये मे बी मोनोसिस्ट्रोनिक मे बी पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक टाइप का जो जीन है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और वो एक सिंगल टाइप के प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वहीं जो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है, पॉलीसिस्ट्रोनिक, P फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक एंड P फॉर प्रोकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रोनिक टाइप का जो जीन है वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और वो वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन पाया जाता है वो वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स में, यानी कि मल्टीपल टाइप के प्रोटीन्स में। तो ये हो गया आपका सिस्ट्रोन, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। इसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये समझाना यहाँ पे बहुत जरूरी था आपको। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे मोनोसिस्ट्रोनिक जो जीन होता है वो सिंगल टाइप के प्रोटीन में एक्सप्रेस करता है, और मोनोसिस्ट्रोनिक जीन में एक कॉन्सेप्ट और देखा जाता है जिसको आप स्प्लिट जीन कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, लिसन केयरफुली। तो एक टॉपिक और है हमारे यहाँ पे दैट इज रिलेटेड टू द मोनोसिस्ट्रोनिक जीन, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट जीन। तो अभी मैं आपको स्प्लिट जीन बता रहा हूं, लिसन केयरफुली। व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्लिट जीन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। So the next is split gene that I am going to discuss. स्प्लिट जीन जनरली यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, स्प्लिट जीन जानना जरूरी है आपके लिए। स्प्लिट जीन, स्प्लिट जीन एग्जैक्टली क्या होता है? ये जो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन होते हैं ये अपने आप को इंटरप्ट करते हैं विद नॉन कोडिंग सीक्वेंस के साथ। ऐसे जीन को आप स्प्लिट जीन कहते हैं। लिसन केयरफुली। तो स्प्लिट जीन इज व्हाट? इन यूकैरियोट्स, सिर्फ ये यूकैरियोट्स में होते हैं। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक जीन, मतलब ऐसे जीन जो कि सिंगल टाइप के प्रोटीन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक जीन इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल सीक्वेंस। इस नॉन फंक्शनल सीक्वेंस को आप इंट्रोन कहते हैं। मतलब यहां पे एक पर्टिकुलर जीन है लेकिन वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि दैट इज इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, जो कि एक नॉन फंक्शनल जीन है। तो स्प्लिट जीन को आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो स्प्लिट जीन है, स्प्लिट जीन which contain functional and non-functional part, जीन जो कि कंटेन करता है फंक्शनल पार्ट और नॉन फंक्शनल पार्ट, उसे स्प्लिट जीन कहते हैं। जीन स्प्लिट हो गया यानी कि वो जीन जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो जीन जो है उसमें फंक्शनल पार्ट भी है, उस जीन में नॉन फंक्शनल पार्ट भी है। तो जीन विच कंटेन फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल पार्ट दैट यू कॉल्ड स्प्लिट जीन। इसलिए उसको बोलते हैं हम स्प्लिट, मतलब बीच में से स्प्लिट हो रहा है, यानी कि उसमें नॉन फंक्शनल और फंक्शनल पार्ट होते हैं। सो द जीन, खासकर ये मोनोसिस्ट्रोनिक जीन होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। स्प्लिट जीन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो दिस स्प्लिट जीन राइट कंटेन फंक्शनल पार्ट एज वेल एज नॉन फंक्शनल पार्ट। तो स्प्लिट जीन के दो पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? स्प्लिट जीन के यहां पे देयर आर टू पार्ट्स, वन इज फंक्शनल पार्ट, अनदर इज नॉन फंक्शनल पार्ट। तो जो फंक्शनल पार्ट है और जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, एक्सॉन्स जो है वो यहां पे फंक्शनल पार्ट है, लेकिन जो इंट्रॉन है वो नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो मैं स्प्लिट जीन आपको बता रहा था, स्प्लिट जीन मोनोसिस्ट्रोनिक जीन है जो कि फंक्शनल पार्ट और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों को ही कंटेन करता है। यहां पे नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं और फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। तो लिसन केयरफुली। तो यहां पे फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन कहते हैं, नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं। यहां पे फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन कहते हैं और नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं। यहां पे फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन कहते हैं और नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं।
ठीक है, मैंने इतनी बार बोल दिया है, आपको ये याद हो जाएगा कि नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन कहते हैं और फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। तो लिसन केयरफुली, यहां पे मैं फंक्शनल पार्ट की बात कर रहा हूं, एक्सॉन जिसको आप फंक्शनल पार्ट ऑफ स्प्लिट जीन कहते हैं, फंक्शनल पार्ट ऑफ स्प्लिट जीन कहा जाता है एक्सॉन को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज फंक्शनल पार्ट ऑफ स्प्लिट जीन, यानी कि दिस सीक्वेंस, यानी कि दिस जीन, दिस फंक्शनल पार्ट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये जो जीन है ये खुद को एक्सप्रेस कर लेता है मेच्योर आरएनए में, एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू मेच्योर एमआरएनए, ये अपने आप को मेच्योर एमआरएनए में एक्सप्रेस कर लेता है या मेच्योर आरएनए में एक्सप्रेस कर लेता है। एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, तो एमआरएनए ही आप यहां पे कंसीडर करेंगे। जबकि इंट्रॉन जो होता है अब्सेंट इन मेच्योर आरएनए, एक मेच्योर आरएनए में, प्री मेच्योर आरएनए में प्रेजेंट है, ये बताऊंगा मैं एक्सॉन और इंट्रॉन्स में आपको जब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स बताऊंगा तब वहां पे भी दोबारा से डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे ये जो इंट्रॉन्स है अब्सेंट इन मेच्योर आरएनए, ये मेच्योर आरएनए में अब्सेंट होता है, इसका रिमूवल हो जाता है, ये रिमूव हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्प्लिट जीन, द जीन व्हिच कंटेन फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट को आप एक्सॉन कहते हैं, नॉन फंक्शनल पार्ट को आप इंट्रॉन कहते हैं। फंक्शनल पार्ट जो एक्सॉन होता है वो मेच्योर आरएनए में प्रेजेंट होता है, वहीं जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो नॉन फंक्शनल होता है, वो मेच्योर आरएनए में प्रेजेंट नहीं होगा, मेच्योर आरएनए से पहले ही वो रिमूव हो जाता है, उसको आप इंट्रॉन कहते हैं। इसी के साथ आपका टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डन। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ये दोनों ही तरीके यहाँ पे अलग अलग है। तो पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट की बात करूंगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंट तरीके से आरएनए बनता है, तो इनको दोनों को डिस्कस करना, अलग अलग डिस्कस करना जरूरी है। तो पहले मैं बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। सो लिसन केयरफुली।